अब उसके बाद बी पार्ट देखिएगा, ग्लास प्रिज्म, वाइट लाइट में ग्लास प्रिज्म वाला केस। तो यहाँ पर है वाइट लाइट, तो इधर हमने स्क्रीन बना दी। तो इस पर स्क्रीन पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 बैंड बन गए, VIBGYOR विद गया, ठीक है ना। तो इसमें आप ये वाला दिखा दीजिएगा केस। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके अलावा बताइए, साइंस में किसी बच्चे को और कोई पूछना है डाउट तो वो पूछिए। मैंने ये प्लान करा था कि आज फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूँ। पेंडिंग में जो है डाउट जो तो पेंडिंग में पेंडिंग वाले यार, मैं सही बताऊँ तो मैंने ढंग से देखा नहीं, देखा तो था लेकिन एक ही आपका डाउट देखा था, ये वाला बाय द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। तो इसमें जो मुझे समझ में आया वो ये कि जब भी हम फूड चेन की बात करते हैं तो फूड चेन में अगर हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, किसी की भी बात करते हैं तो ओरली है, 1 नंबर का ही क्वेश्चन है ये। इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें ना, अच्छा वैसे 3 में भी आ सकता है ये, उसमें डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए 3 में आएगा तो आपको डायग्राम बनाकर दिखाना होगा। उसमें आप ये दिखाएंगे कि चाहे कार्निवोरस एनिमल्स हो, चाहे हर्बीवोरस हो, चाहे ओमनीवोरस हो, वो सारे के सारे ना हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और किसी भी तरीके से जो हीट प्रोड्यूस्ड, जो हीट निकलती है, जैसे मान लीजिए हम लोग भी बैठे हुए हैं, तो अगर मान लीजिए इसी रूम में 2 लोग बैठेंगे तो हमें थोड़ा ठंड लगेगी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी तो थोड़ी सी गर्मी बढ़ती जाएगी। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ने लगता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट एयर में बढ़ने लगता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होने लगती है। तो जब हीट प्रोड्यूस होती है ना, तो वो हीट को रिकवर करने का एनवायरनमेंट में कोई मेथड नहीं है कि वो जो ह्यूमन बींग्स की या प्लांट्स की या एनिमल्स की बॉडी में से जो हीट निकलती है उसको वापस से यूटिलाइज करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे हम ये कहते हैं, अच्छा यूनिडायरेक्शनल का मतलब तो समझते हैं ना, एक ही डायरेक्शन में। तो इसका सही आंसर जो है, जो मतलब 1 वर्ड आंसर है, वो तो ये है कि जितने भी जो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और हीट को वापस से यूटिलाइज करने का एनवायरनमेंट में कोई मेथड नहीं है। तो इस वजह से जितना भी फ्लो होता है एनर्जी का, वो सारा का सारा यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब सन से लाइट आई, सन ने हमको एनर्जी प्रोवाइड करी और हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं। हमारी हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन वो वापस से सन तक नहीं पहुंचती, ठीक। तो ये तो हो गया फूड चेन के केस में। तो अब ये होता है कि फिर हीट जो है वो भी तो एक एनर्जी है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से आपका आंसर तो यहाँ कंप्लीट हुआ कि भाई जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो हीट वापस से सन तक नहीं पहुँचती। तो ये हो गया कि इस वजह से वो यूनिडायरेक्शनल होती है। तो एकदम से दिमाग में ना ये जवाब आते ही दिमाग में एकदम से ये सवाल आता है, ये हीट भी तो एक एनर्जी की फॉर्म है। तो हमने तो ये सुना था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड। तो ये जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एनर्जी जा कहाँ पर रही है? तो ये कहा जाता है कि वो जितनी भी एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं सॉइल, कहीं ना कहीं वाटर, कहीं ना कहीं गैसेस वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं उस हीट को। तो और वहाँ से हम ये कहते हैं कि वहाँ से वो सारी की सारी हीट तो उधर एब्जॉर्ब हो गई। तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी का फ्लो फिर कैसे बना रहता है? एनर्जी का फ्लो ऐसे बना रहता है कि जब सन से जो लाइट आती है ना, तो सन से जो लाइट आती है वो उस लाइट को जो जितना भी पानी है, जितना भी वाटर कंटेंट है, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उस लाइट के एब्जॉर्प्शन के बदले में इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन के बदले में जो है मतलब क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन से मतलब वो साइकिल चलती है। हाँ,
तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करें तो वहाँ पर जो है हीट फ्लो यूनिडायरेक्शनल इसीलिए होता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग से निकलने वाली जो हीट है वो का उसका मतलब कोई दूसरा तरीका नहीं है उसको रीयूटिलाइज करना। तो ये मैं देखा था, मैंने वो वाला नहीं देख पाया अभी कि अगर सब मर जाए तो क्या होगा, वो खतरनाक था। क्या ना कुछ एक सिंपल सा आंसर है, दुनिया में तब लेकिन इसे एलाबोरेट कैसे करना? किसका? भाई जब सब खत्म है फूड चेन में से तो एक्चुअल में मैंने पहले भी बताया था कि ये वाला चैप्टर मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं। शुरुआत में कभी 2016 में एक बार पढ़ाया था, उसके बाद पढ़ाया ही नहीं। 2016 में भी पढ़ाने के बाद में बच्चों ने कह दिया कि सर रहने दो, तो खुद ही कर लेंगे, इसमें क्या है। तो उसके बाद फिर 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी कभी किसी ने बोला ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन आए हमारी मैडम ने दिए नहीं। तुम्हारे आज के स्कूल में दिए गए क्या हाँ क्वेश्चन? ये मैम ने दिए थे। मुझे लग रहा है उनका स्पेशलाइजेशन फिर बायो में ही होगा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में। चलिए जी, व्हाट हैपेंड वी कैन ऑल द एनिमल्स हाँ भाई, सीरीज पैरेलल वगैरह ये सब ढंग से कर पाओगे? हो जाएंगे। अरे आप वो बता दो चैप्टर जिसका टेस्ट होगा ना मैथ्स का। अच्छा हाँ, Yes, sir. मैं अभी डिस्कस करता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए बस। 24 को रख रहे हैं फिर टेस्ट, 24 23 के बाद बहुत अच्छे से पहले। बहुत अच्छा गिफ्ट है सर, थैंक यू सर। 25 अरे गिफ्ट की तो बात ही मत करो, बस शुक्र मनाओ कि कोरोना ना फैले यहाँ पर। हो जाए न्यूज़ नहीं देखी क्या अभी शाम को? यस सर साइंस भाई भाई हो जाए। 23 तारीख लेकिन यार दिक्कत ये है कि कीबोर्ड के छोड़ेंगे वही दिक्कत है। बस वही दिक्कत बट कोई अरे मैं ये दिक्कत है, हम लोग क्रिसमस पार्टी के दिन पढ़ेंगे। मैं तो पढ़ रहा भाई आरुष आरुष फ्री बोर्ड तो निकाल लेंगे जैसे चीटिंग नहीं हम बस बोर्ड है हूँ। जैसे तैसे कैसे निकालोगे? 40 नंबर से निकालोगे? ओए चीटिंग नामक चीज होती है ना कैसे? भाई खुद तो थोड़ा पढ़ के चले जाओ, खुद तो पढ़ लो, बाद में जाके दूसरों करा लेना। मैं करवाता ही हूँ सबको। मेरा सवाल न्यूनतम में मैं 2 क्लास संभाल रहा हूँ लास्ट सीट से सेशन में लेके चल बता मैं कितना लेके चल कर रहा हूँ बता। तू एक अपनी क्लास संभाल रहा है फर्स्ट सीट पे बैठे करवाता हूँ। डबल है भाई डबल है फर्स्ट सीट पे बैठ रहा हूँ। फर्स्ट बैठ के करता हूँ 4 हमारी 3 रो है ना, करवा। सेकंड रो की लास्ट बैठता हूँ। करवाओ हमारे से 2 क्लास है, मेरी तो है ही पूरी और दूसरी एकदम साथ में पूरी क्लास चीटिंग तो करो, करता हूँ आधी क्लास चीटिंग हो जाती है। सीट ले रहे चला चला करते तो पास करना होगा। मुझे आधी क्लास को जो मेरे भरोसे आते हैं वही लियो और कोई दूसरे नंबर से आता है। नहीं तो मैं याद मुझे पता है ऐसे एक बार चीटिंग करवाते मेरे -5 हो गए किसी प्री बोर्ड में। वो आ गया बंदा बैठ के पूछना चाह रहा है, मैंने उससे पूछा कुछ कर क्या है यार, पास होना रहा किसने कर लिया। अब यहाँ से मैं समझ गया ये बंदे ने क्वेश्चन छोड़े हैं। मैंने क्वेश्चन कौन छोड़े हैं? आरुष भाई सीधा पेज पूरा 5 नंबर के छोड़ रखे हैं। गैस दे दे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलो मेरी बारी हाँ मेरा भाई, तेरी बॉटल में तू पी भाई। कि हम भी पिलाएंगे। तो भाई सही है। भाई ऐसे बहुत ऐसे में हरकत नहीं करते। अगर आपको शौक है आप नहीं मैं बात तो कैसे ये बात नीचे तक करने वाले हैं। उसको समझाओ ना, मैं तो एकदम ऐसे बात कर पता भी नहीं चलेगा। हाँ वो से क्लास में आता है तो जनरल क्वेश्चन आते थैंक यू भाई आज तो हो गया तू आईटी के सर मैं 25 को दे दूँ टेस्ट। मैं भी हूँ। मैं 25 को दे दूँ टेस्ट। 25 को दे ही नहीं पाओगे, यहाँ शोर शराबा इतना होगा। सुबह आ जाऊँगा। सुबह हाँ ठीक है, मैं वेस्ट कर क्रिसमस के सही में। सर मैं भी दे दूंगा इसके साथ। सुबह संडे को सब क्या आएगा हाँ ठीक है, मैं घर पे हूँ लेकिन तब भी मैं 25 को दे दूंगा एक दिन एक्स्ट्रा। नहीं 24 को ही देना। हाँ ठीक है, दोनों दिन दे दूंगा, तीन बार दे दूंगा टेस्ट। 3 बार सेम पेपर देने आएगा बोलेगा सर नहीं 24 का हम लोग ना, हाँ 24 को दोनों बैच में और 25 को भी। अच्छा, 25 को कौन सा देगा जो ज़्यादा पेपर दे चुका होगा? पता नहीं ज़्यादा पढ़ लिया है मुझे लग रहा है। करना पड़ रहा है, कोई नहीं, यही कर लेंगे वापस। वो जब से तुम्हारे वो घर पर वो क्लास लगी थी तब से थोड़ा सा सुधर गए। सर कुछ ज़्यादा ही सुधरेगा। मेरे बॉडी से करने लगा था। ओवर रिएक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है।
सर इसको गायब कहाँ हो गया था इसके बर्थडे में, इसके मेरे birthday birthday में party गायब हो रहा है ये। हाँ, मैं कौन भाग लेगा राधे अबे भाई मैं घर गया था, मैं दादी को बताया, तो दादी को बताना बोली मम्मी को। नहीं ये- और उसमें मेरे साथ लगे। ट्यूशन के 1 घंटे बाद तो मेरे साथ था। हाँ, एक घंटे और शिमेरा के बराबर में राधे श्याम की चाट खाते हुए पकड़े गए दोनों के दोनों, और फिर पता चला कि उसमें भी इन्होंने 3-4 घंटे लगा दिए वही तीन- नहीं सर 1 घंटा। 1 घंटा। राधे श्याम सर ये नीचे खेल रहा 4:30 बजे साढ़े 6 बजे करेक्ट इसके साथ घर में चला गया था। 4:30 बजे ट्यूशन से निकले थे और रात में 8 बजे मेरे पास मैसेज आता है कि वो अभी तक आया नहीं। हाँ वो मेरी गलती है, 4 वो घंटे बताया लगे। नहीं होगा। 5:30 बजे मैं घर पे था, मेरे को ये बताया। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। सर आप टेस्ट पे वो बता रहे थे सर आप हमारा चैप्टर बता दो। मेरे को वो बता दीजिए एक बार, है एनसीईआरटी है किसी के पास? नहीं, है दिखाओ जरा, कोई भी बुक है एनसीईआरटी का कितने सुशील लगते हैं बुक तक नहीं लाते है? तो सुशील तो तुम हो। वहीं तो की बात। भाई सुशी बच्चा ही है। बहुत बोझ जाता है ये कुछ दिक्कत है। भाई अभी भी लाइट नहीं बची है। एक ये कॉपी रख के अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। मैं ना लगा अबे शेटर लेके घूमने जा। लगा दे सॉरी कॉ। एक काम करते हैं, रियल नंबर, अच्छा ऊपर डाल दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सुनो तो सही, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी टेस्ट नहीं लिया ना, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक का तो लिया था। तो रियल नंबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और आपका प्रोबेबिलिटी ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट, कौन सा? ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल का लिया कोऑर्डिनेट और ट्रायंगल्स नहीं कोऑर्डिनेट का नहीं है तो कोऑर्डिनेट का नहीं ट्रायंगल का लिया था। ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल का लिया था। 8 अबे तब मैं लिया था क्वेश्चन पेपर सेंड करो। कोई बात नहीं, कोई बात मैं अगस्त में आया था उससे पहले उस वाले दिन में बिना बैग के आ गया था हां सर आप चैप्टर लीनियर इक्वेशन में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़ा सर कोऑर्डिनेट के तरफ से सवाल लगा वो क्वाड्रेटिक में है है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे सर ने दिया था मेरे में भी आ रहे देखो उसके बाद में था अगर आ गए तो नहीं किससे पूछा? सर ने बताया वो फिर वो तो ये भी तो सर है, इस सर ने भी तो बताया है। अबे भाई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पाएंगे। वही तो वो अभी तक नहीं है क्वेश्चन है इस पर हाँ नहीं और भी बहुत ये पानी के साथ साथ इनको कुछ नहीं आते क्वेश्चन वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले अपस्ट्रीम नहीं होता था पानी के साथ साथ पानी में बह जाते हैं माइनस होता हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल्स भी है हाँ ट्रायंगल। अरे नहीं यार सर ट्रायंगल की स्टडी देते ना प्रूफ करते रहो। नहीं सर वैसे नहीं, अबे बीपीटी ले लिया। भाई वेदांत भाई बॉडी एक अबे यार स्टैटिस्टिक्स हाँ सर स्टैटिस्टिक्स। हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री भी रख दो और क्या रह गया सर स्टैटिस्टिक के जगह प्रोबेबिलिटी। हो गए सर, हो गए हो गए 5 चैप्टर। ये हो गए ना, 5 हो बहुत गए। भारी सर स्टैटिस्टिक के जगह प्रोबेबिलिटी डाल दो। कोई भी दे दो थैंक भाई, यू thank you, sir. थैंक यू सर अबे ट्रिग्नोमेट्री आ जाए कभी प्रोग्राम फोटो खींच के अपने टीटी T1 में बहुत इजी है। पे टीटी बात लड्डू पसंद ऐसा क्वेश्चन दे देंगे ना यहीं पे लेटर वो मिलेगा 24 तारीख को। मैं तो कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो देखने के बाद होता और वो तो टेंशन, वो अलग ही बात है। ये लो नीचे दे देना बेटा। अब वो बात अलग वो है। तो हो जाएगा नहीं हुआ है ना जो भी को इस ग्रुप का नाम बढ़िया है। अब जरा देखिएगा कि सर जैसे इथाइल इथाइल में पड़ता है उसमें C4 होता है तो उसमें ब्यूटेनेट का निकले लगे इथाइल इथेनॉल C4 होता है बोलो फॉर्मूला जरा। फॉर्मूला बोलो भाई किसका सर किसका? इथाइल इथेनॉल CH3 CH2 COOH, ये क्या हो गया? ये C4H6 हो गया। C4H6O2। CH3 CH2 COOH है ना? तो CH3 COOH बोलिए बस। CH3 COOH बोलेंगे ना?
सी C2H चुप हो जाए यार। सर ये फॉर्मूला ये है एक मिनट, वही है बड़े वजन क्या है? 1 2 3 4 ये ये तो एसिटिक एसिड है सर CH3 COO C2H5 ये उसका रिएक्शन है CH3COOH हो गया। CH3COOH को क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड, एसिड एसिटिक एसिड, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप क्या बोल रहे थे? इथाइल इथेनोएट ना? यस सर इथाइल इथेनोएट। अच्छा, इसका रिएक्शन जो है अगर वो हम करवा दें C2H5OH के साथ, C2H5OH के साथ में, तो क्या बनेगा? CH3 COO C2H5 तो बन तो गया इथाइल इथेनोएट। मतलब इसमें मेरा सवाल है कि जब C4 है तो हमें इसकी जगह ब्यूट क्यों मिल रहा है अच्छा, ये एक्चुअल में क्या हुआ ना कि ये कोई एक होमोलोगस सीरीज नहीं है। ये क्या है कि ये दो अलग अलग होमोलोगस सीरीज का कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं इसकी अल्कोहल की, तो अल्कोहल में तो हम ये कहेंगे कि अगर 4 कार्बन एटम है तो हम ब्यूट बोलेंगे, 5 है तो पेंट बोलेंगे, 6 है तो हेक्स बोलेंगे। अगर फिर हम एल्डिहाइड पर आ जाएं तो एल्डिहाइड में भी वो तो एल्डिहाइड एक तरीके की कैटेगरी हो गई, अल्कोहल एक तरीके की, कीटोन एक तरीके की। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड को और एक अल्कोहल को, मतलब दो अलग अलग होमोलोगस सीरीज को कंबाइन करके कंपाउंड बनाए। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं बोली जाएगी। यहाँ पर तो ये कहेंगे कि भाई इस तरफ COO से इस तरफ जो है वो क्या है, वो C2H5 है तो इथाइल हो गया, और इधर क्या है CH3COO तो दो है ना, तो इथेनोएट। अगर मान लीजिए इसी तरीके से यहाँ पर C2H5COO होता ना तो उसको बोल देते इथाइल प्रोपेनोएट, इस तरीके से। तो ये कंपाउंड बना है इस तरह से, मतलब इसमें दो अलग अलग चीज़ हैं, तो इधर वाले को अलग बोलेंगे, इधर वाले को अलग बोलेंगे। यहाँ पहले पर किसको बोलना है एक इसको जो C2H5 है, बिल्कुल। तो ऐसे नहीं है कि कार्बन कार्बन का वो क्या कहते हैं बॉन्ड नहीं बन रहा, बीच में वो आ रहा है डिविजन CH3COO C2H5 ये जो है इसमें ऐसा होगा कि CH3 C डबल बॉन्ड O तो है ही, CH3 C डबल बॉन्ड O ये तो है, और ये जो O है ना, इधर वाला जो O है, ये वाला O इस C2H5 के साथ में शेयरिंग करता है। ये C2H5 के साथ में शेयरिंग करता है, तो वो शेयरिंग दिखाने की हमें जरूरत नहीं है उसको छोड़ो। मतलब वो स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो इसका कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम से क्या लिखूं फिर एग्जाम की भाषा के हिसाब से क्या लिखूं? आपको स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं है इसका, आपको बस ये लिखना है CH3COO C2H5। ये जैसे आप ये देखो कि ऐसे ही अगर मान लीजिए सोडियम आ जाए तो CH3COO -Na+, ये लिख देते हैं कि यहाँ पर O का ना, O का एक आयन बन जाता है, नेगेटिव आयन बन जाता है, और सोडियम का तो पॉजिटिव आयन है ही। तो इसको लिखते हैं इस तरीके से, स्ट्रक्चर इसका भी हमें कहीं नहीं करना, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं? सोडियम इथेनोएट, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा नहीं जाएगा, हाँ पढ़ोगे जरूर, लेकिन अभी नहीं पढ़ोगे, 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक। अच्छा, और नहीं मैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सही है भाई तो ये अच्छा, मैंने शायद एक बार आपको क्वेश्चन दिया था, पता नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन है 4 रेसिस्टर्स ऑफ 4 ओम ईच, 2016 का क्वेश्चन है। Four resistors of 4 ohm each are joined end to end to form a square.
क्रॉस चलेगी याला याला अरे ठीक है, दिख रहा है ऐसी पढ़ाई हमें दिख रहा है तूफानी Fun. सर आर जॉइन एंड टू एंड Are joined end to end. बना ले शर्म कर ले Are joined end to end to form a square. Are joined end to form a square. Full stop. Calculate the equivalent resistance of the combination. Calculate the equivalent resistance of the combination between two adjacent corners. हाँ जी, कर पाएंगे? सर कौन से ईयर का था 2016 क्यों ईयर वाइज रट रखे हैं क्या? इधर लिख रहा हूँ, बताओ करोगे कैसे? हाँ भाई, वेदांतो.com अरे पेन ही रख दिया भाई, स्क्वायर तो बना लो कम से कम। वही का देखिए 4 रेसिस्टर्स ऑफ 4 ओम ईच आर जॉइंड एंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। तो एंड टू एंड का मतलब क्या है? एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं 4 रेसिस्टेंसेस, एक 2 3 और 4। इसको बोल दो ए बी सी डी, सबका रेसिस्टेंस कितना है? 4 ओम। अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एडजेसेंट कॉर्नर्स। तो टू एडजेसेंट कॉर्नर्स का मतलब क्या है? जैसे ये वाला कॉर्नर है और ये वाला कॉर्नर है, ये हो गए अपोजिट कॉर्नर्स। अच्छा ए डी ले लो या ए बी ले लो, तो ये हो गए बराबर बराबर वाले। बराबर वालों को कॉर्नर्स को हम एडजेसेंट कॉर्नर्स बोल देते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही बराबर बराबर वाली साइड्स को एडजेसेंट साइड्स बोल दिया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ए और बी के बीच में निकालो रेजिस्टेंस, हो जाएगा। बोलो समझ गए? तो कैसे करेंगे बताओ तो सही। सारे घबराए हुए बैठे हो भाई, क्या हो गया? इतना मुश्किल क्वेश्चन है क्या? दो एडजेसेंट कॉर्नर्स, बताओ। अरे ए और बी के बीच में मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो हमें ये देखना है ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं। ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये है, ठीक है, और इसमें जुड़ा हुआ 4 ओम का रेजिस्टेंस। ए से बी तक जाने का एक रास्ता पूरा का पूरा ये, तो ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ये तीनों के तीनों सीरीज में हो गए, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इसके साथ पैरेलल में हो गया। बस समझ गए? ठीक है। तो कभी भी आप ये देखिएगा कि एग्जैक्टली आपको बिल्कुल वो पैरेलल में बनाकर दे दे कि पैरेलल लाइंस बना दी और 2 रेजिस्टेंसेस लगा दी और कहते हैं आप ही निकालो, वो ऐसा नहीं देंगे। वो कुछ ना कुछ ऐसा देंगे कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़े। तो आपको ये याद रखना है कि अभी ये जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन उसका एक पार्ट है 2.5 नंबर का। ये पहला पार्ट ये है, हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस इज मेड अप ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल, गिव 2 रीजंस। तो इसका पहला पार्ट ये है, वो हमें पता है कि भाई उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इस वजह से उनको हम यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो बी पार्ट है, मैंने सोचा ये आपको करा दूँ। तो देखिएगा इसमें क्या है कि हम ये कहेंगे जब भी कभी इस तरीके का आ जाए कि कोई सर्कुलर रूप बना हुआ आ जाए या कोई स्क्वायर बना हुआ आ जाए या ट्राइंगल आ जाए, तो
तो आप ये देखिए रेसिस्टेंस किस किस के बीच में निकाला जा रहा है। रेसिस्टेंस ए और बी के बीच में निकाला जा रहा है, तो हम रास्ते ढूंढेंगे ए से बी तक पहुंचने के। तो ए से बी तक पहुंचने का एक रास्ता ये है और ए से बी तक पहुंचने का एक रास्ता ये है। तो हम ये कहेंगे कि पहले ये वाला जो रास्ता है, यहाँ पर जितने भी रेसिस्टेंस रास्ते में आते जा रहे हैं तो सब सीरीज में, तो इसका मतलब सबको ऐड कर दीजिए। और एक रास्ता ये है ए से बी तक पहुंचने का, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 4 ओम। तो मैं कहूँगा ए और बी के बीच में एक तो 4 ओम है और एक ये 3 ओम है, तो दोनों पैरेलल में होंगे। तो आप ये कहिएगा कि while calculating equivalent resistance between A and B, while calculating equivalent resistance between A and B, there are two paths between A and B. First, directly from A to B. Directly from A to B. Second, via D and C. ये A से B तक, D से C तक होते हुए जो आप A से B तक पहुंचे, तो इक्विवेलेंट सर्किट तो इक्विवेलेंट सर्किट ए बी फोर ओम और एक ये वाला हो गया 4 ओम। तो ये जो तीनों के तीनों है, ये तीनों के तीनों सीरीज में हो गए। इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R1 बोल दो, इस वाले को R2 बोल दो। तो R1 इज इक्वल टू 4 + 4 + 4, तो R1 इज इक्वल टू 12 ओम। R2 इज इक्वल टू 4 ओम। नाउ R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। R1 और R2 जो है वो पैरेलल में है। R1 and R2 are in parallel, so 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2. So 1/R is equal to 1/12 plus 1/4. ये हो गया 12, 12 1 × 12, 1 1 × 1, 4 3 × 12, 3 1 × 3, 4/12, 4 1 × 4, 4 3 × 12. 1/R is equal to 1/3 आ गया. It implies that R is equal to 3 ओम. तो R की वैल्यू यहाँ पर 3 ओम आ रही है. ऐसे ही एक क्वेश्चन और है. 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ये कौन सी ईयर का? 2019. 2 electric bulbs rated
और ये भी 2.5 नंबर का, इसका बस मैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट करा रहा हूँ। तो देखिएगा 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड 100 watt, 220 volt। watt, 220 volt and 60 watt, 220 volt। watt, 220 volt are connected in parallel to an electric mains are connected in parallel to an electric mains of 220 volt। Full stop. Find the current drawn by the bulbs from the mains। Two electric bulbs rated 100 watt, 220 volt and 60 watt, 220 volt are connected in parallel। तो अब ये बोल रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं और 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो हैं उनकी रेटिंग ये दे रखी है 100 वाट और 220 वोल्ट, ठीक है, और एक की 60 वाट और 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक मेन्स ऑफ 220 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब्स फ्रॉम द मेन्स। तो जब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पैरेलल में कनेक्शन जब होता है तो मुझे पैरेलल में रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखिए पहले की पावर और वोल्टेज इतनी दे रखी है, तो मैं रेजिस्टेंस निकाल दूंगा। हम ये कहेंगे फॉर बल्ब 1, फर्स्ट बल्ब की अगर बात करें तो P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन R1। भाई पावर का एक फॉर्मूला ये भी होता है V स्क्वायर अपॉन R, यहाँ से मैं R1 निकाल सकता हूँ, R1 इधर ले आओ, V1 स्क्वायर अपॉन P1, ठीक है। अच्छा V1 कितना हो गया 220, 220 का स्क्वायर अपॉन P1 कितना है 100, तो R1 इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 100। तो एक जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, कितना आ गया 484, यही होता है 484, 22 का स्क्वायर, ठीक। अच्छा इसके बाद देखिए फॉर बल्ब 2, फॉर बल्ब 2 P2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन R2। अब पावर सेकंड बल्ब की पावर कितनी दे रखी है 60 इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी है अगेन 220 का स्क्वायर अपॉन R2। इसको कैसे करेंगे, तो R2 इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 60, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 3 जा 2 11 जा 11 0 जा 0, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 और 2 2420 अपॉन 3 ओम। अच्छा ये हमारे पास दूसरे वाले का रेसिस्टेंस आ गया, पहले का 484, दूसरे का 2420 अपॉन 3, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और पैरेलल में कनेक्शन के साथ साथ इनको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है, कितने का 220 वोल्ट के साथ में उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। R1 और R2,
तो अब हम ये कहेंगे 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r इज इक्वल टू 1/r1, r1 का रेसिप्रोकल 1/484 प्लस 1/r2 यानी कि r2 का रेसिप्रोकल 3/2420। अब इसको जो है इसको थोड़ा सा ना मतलब अगर मैं इस तरीके से मैं अभी डायरेक्टली इसका एलसीएम लेने की कोशिश करूँगा तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। ज़्यादा आसान तरीका क्या है कि जैसे 1/484 है तो 484 मुझे पता है कैसे आया 22 × 22 करके, तो इसको लिख देंगे 1/r इज इक्वल टू 1/22 × 22 प्लस 3/2420। तो 2420 कैसे आया वो भी हमने देखा 11 × 220 करके। यहाँ से डिनोमिनेटर में 22 ले लो कॉमन, तो इधर क्या बचा 1/22 प्लस 3 अगर 22 कॉमन लेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा 22 कॉमन ले लिया तो इधर 10 बचा ना, तो 110 ये हो गया। 11 हो रहा हाँ है सही 11 कॉमन हो गया। अरे इसमें से भी 22 आ सकता है कॉमन, तो 1/22 तो है ही, एक और ले लो 1/22 कॉमन, यहाँ बचेगा 1 और 3/22 5 होता है 110, तो 1 + 3/5 तो 1/r इज इक्वल टू 1/484 और 5 1 5 5 + 3 8 इंटू 8/5। तो इट इम्प्लाइज दैट r कितना हो गया इसका रेसिप्रोकल 5 × 484/8 5 × 484/8। अच्छा 8 से तो ये कट जाना चाहिए, ठीक है, तो पॉइंट्स में आएगा, अभी रहने दो काट लेंगे, अभी रहने दो। हमने r की वैल्यू ये निकाल ली। अब इसके बाद देखिएगा कि वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट, वो कह रहे हैं कि आपको करंट बताना है, करंट कितना आएगा। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इतना आ गया, पूरे सर्किट का वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो पूरे सर्किट का करंट क्या हो जाएगा बाई ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V/R, मतलब V डिवाइडेड बाई R। तो V कितना है 220 डिवाइडेड बाई 5 × 484/8, तो 220 मल्टीप्लाइड बाई 8/5 × 484 22 10 280 220 और 22 22 484, फिर 2 5 10 और 2 11 और 5 से 5 कट गया, तो रिजल्ट आ रहा है 8/11 एम्पियर। या तो ऐसे लिखिए, या इसको क्या करेंगे 11 0 0 11 7 80 - 77 3 हो गया 30 0.72 एम्पियर। आंसर चेक करके बताता हूँ अभी 0.73 एम्पियर आ रहा है इनका, ठीक है। तो पॉइंट का थोड़ा बहुत अंतर चलता है, हमारा 0.72 है, उनका 0.73 है, ठीक है जी। इतना करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और वो मैं आपको भेज दूंगा, अभी ग्रुप पर डाल दूंगा कि कौन से चैप्टर का टेस्ट है 24 तारीख को। अच्छा टेस्ट रखेंगे 1 घंटे का ही, क्योंकि भाई वैसे 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, और उसमें 15 चैप्टर आते हैं, तो मैं आपको 1/3 देगा, मार्क्स 25 का, ठीक है।